class, welcome to Academic Plus. We are going to study the chapter solution of class 12th chemistry. Okay, so in this first we discuss what is solution. So here we see solution is the mixture of two or more components which consist of solute as minor component and solvent as major component. मीन्स अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा components होंगे और उनको हम एक ही बीकर में मिक्स कर रहे हैं तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन कहलाते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं कि हम टी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम टी में सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, वाटर. और वाटर क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम ऐड करते हैं. सो जो इसमें लिखा हुआ है जो मेजर कॉम्पोनेंट होता है हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट. तो इसमें जो हमारा मेजर कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा, वाटर. इसके बाद जो भी हम ऐड कराएंगे वो सब हमारा सॉल्यूट कहलाएंगे. जैसे कि हमने टी लीव्स ऐड कराई, शुगर ऐड कराई है, मिल्क ऐड कराया है, वो सब क्या है, सॉल्यूट. और ये सब एक साथ क्या बनाते हैं, कॉम्पोनेंट हैं ये. और ये सब कॉम्पोनेंट मिक्सचर को फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं. जो भी मेजर कंपोनेंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा. और सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे सॉल्यूट होंगे. जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर. अगर हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास में वाटर ऐड कराया, उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड कराएंगे तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा एंड जो हमारा वाटर है वो सॉल्वेंट कहलाएगा. ओके, सो सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, homogeneous solution and heterogeneous solution. So how will we distinguish between homogeneous and heterogeneous? So homogeneous is uniformly distributed throughout the solution. इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. हमारे पास 3 glasses of water. ओके, सो मीन्स हमारा वाटर क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है. फर्स्ट ग्लास में हमने सॉल्ट ऐड कराया है, सेकेंड ग्लास में हमने शुगर ऐड कराया और थर्ड ग्लास में हमने कुछ भी ऐड नहीं कराया. मीन्स हमने कोई कंपोनेंट उसमें ऐड नहीं कराया. ओके, बट अगर हम उनको देखेंगे तो हम देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सिर्फ वाटर है और कौन से में सॉल्ट एंड शुगर है. हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा. इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमने यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड कराए हैं वो चारों तरफ एक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं कि वो कोई डिफरेंस नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, मीन्स दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सेम केस सॉल्ट के साथ है. ओके, सो ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ट्रांसपेरेंसी शो करते हैं, मीन्स जो हमारा वाटर है वो पहले भी ट्रांसपेरेंट था और अब भी ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाते हैं. ओके, जैसे कि हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं. हमने एयर का एग्जांपल ले लिया. हमें पता है कि एयर में क्या क्या है, H2 है, O2 है, H2O है, CO2 है. बट हम ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी गैसेज है क्योंकि वो इस तरीके से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रखी हैं कि वो एक ट्रांसपेरेंट मिक्सचर दे रही है. हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है. सब में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. So heterogeneous solution is non-uniformly distributed throughout the solution like sand plus water. हमने यहाँ पे water ऐड कराया है और water में हमने sand ऐड कराया एज अ solute. सो हमें पता है कि कुछ टाइम तक तो sand जो है water में ऐसा लगता है कि मतलब चारों तरफ होती है, बट वो कलर शो करती है अपना. जब हमने water में sand ऐड कराया तो उस water का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर शो होगा. और अगर हम कुछ टाइम तक उसे स्टैटिक पोजिशन में रखेंगे तो वो sand जो है वो नीचे आके कलेक्ट हो जाएगी. दैट मीन्स अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो प्रेसिपिटेट हो गई है, वो एक जगह आके कलेक्ट हो गई है. तो ऐसे सॉल्यूशन जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं उन्हें हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है. ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्मूलाज. द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज मास परसेंटेज विच इज W/W. That is, mass percentage of a component of a solution is defined as the mass of the component upon mass of the component in the solution into 100. Like हमने एक mixture लिया है जिसमें A plus B means they are two components. Okay, और the question is calculate the mass percentage of A component. So here we put the values mass of the component A. यहाँ पे हम जो हमारे पास ए की कंपोनेंट का मास दिया होगा वो रखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम टोटल मास रखेंगे ए प्लस बी का. दैट इज दिस इज नॉट परसेंटेज. ओके, दैट इज मास ऑफ ए कंपोनेंट ओनली.
तो मास ऑफ कॉम्पोनेंट ए अपॉन मास ऑफ द कॉम्पोनेंट ए प्लस बी इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम रखेंगे। सेम वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पोनेंट, लाइक हमें ए का ही निकालना है मास परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पोनेंट ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स ए प्लस बी। वेट हमारा हमेशा ग्राम या किलोग्राम में होगा और वॉल्यूम हमेशा लीटर एंड मिलीलीटर में होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट। सेम केस, जो पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट होंगे जिसका हमें निकालना होगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स इंटू 10⁻⁶, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकाल रहे कि हम 100 से मल्टीप्लाई करें, हमने यहाँ पे मिलियन की बात करी, तो मिलियन क्या होता है 10⁻⁶। ओके, सो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे, दैट इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। इसमें हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला किसका रखना है, मास परसेंटेज का, दैट इज मास ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। बेंजीन का निकालना है C6H6 का। ओके, सो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ C6H6 इज इक्वल्स टू मास ऑफ C6H6 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन है, 22 ग्राम। अब यहाँ पे हमें टोटल मास रखना है, दैट इज 22 प्लस 122 इंटू 100। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15.28%। परसेंटेज हमें ज़रूर लगाना है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज का है। सिमिलरली अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सो 122 अपॉन 22 प्लस 122 इंटू 100। सो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, 84.72%। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि जब हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का निकल गया है, हमें पता है जो सॉल्यूशन किस किस चीज़ का है, CCl4 का है एंड बेंजीन का है। ठीक है, परसेंटेज में तो 100% सॉल्यूशन होगा। 100% सॉल्यूशन में जब बेंजीन 15.28% है तो CCl4 कितना होगा, 100 माइनस 15.28, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर जल्दी निकलेगा, तो ये भी एक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन विच इज डिनोटेड बाय X। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट। सेम, जिस भी कॉम्पोनेंट का हमें निकालना होगा उसके मोल्स हमारे न्यूमरेटर में होंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट के मोल्स होंगे। लाइक अगर हमें सिमिलरली हमारे पास A एंड B कॉम्पोनेंट है इन अ सॉल्यूशन और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ XA निकालना है, तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, वेट अपॉन molar mass, weight is always in gram। Similarly XB is equals to NB upon NA plus NB। जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल्स हमारे ऊपर होंगे न्यूमरेटर में एंड द सम इज इन डिनोमिनेटर। इसमें हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, जितने भी कॉम्पोनेंट है उनके जो मोल फ्रैक्शन होंगे उनका सम इज इक्वल्स टू 1 होगा। कैसे, यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्पोनेंट थे A एंड B, अगर हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को प्लस करेंगे तो हमें पता है X से कितना है, Na अपॉन Na प्लस NB, एंड व्हाट इज XB, NB अपॉन Na प्लस NB। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे। मीन्स जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स इज इक्वल्स टू 1। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in carbon tetrachloride। okay, तो carbon tetrachloride is carbon CCl4। इसमें बोला गया है कि जो बेंजीन है वो 30% बाय मास है, मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 100% सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास सॉल्यूशन 100% है और उसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिसमें बेंजीन 30% है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, 100 माइनस 30, क्योंकि दो ही कॉम्पोनेंट है। ओके, अगर हम इस 100% को बोलते हैं 100 ग्राम, हमने इसका मास बना दिया 100 ग्राम। सो जो हमारा ये बेंजीन हो जाएगा जो 30% है वो भी क्या बन जाएगा, 30 ग्राम।
इसलिए हमारा CCl4 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70%, दैट इज 70 ग्राम। सो हमारे पास मास हमारे पास आ गया है। मास हमने क्यों निकाला है, क्योंकि जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला होगा या जो हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा उसमें हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। मोल्स हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सो इसके लिए हमें मास चाहिए, तो मास हमारा कहाँ से निकलेगा, परसेंटेज से, हमने उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमें बेंजीन का निकालना है, दैट इज NB अपॉन NB प्लस NC। ओके, B हमारा बेंजीन है एंड C इज CCl4। सो NB इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास इज 30, मोलर मास कैसे निकालेंगे, C6H6 का, कार्बन इज 12, कितने कार्बन है, 6 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0.385। ये हमारा बेंजीन का मोल्स आए हैं। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, बट अभी हमारे पास बेंजीन के मोल्स आए। सिमिलरली हम मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालेंगे। याद रखना है आपको, क्लोरीन का जो मोलर मास होता है दैट इज 35.5। क्लोरीन का मोलर मास इज 35.5। सो कार्बन is 12, chlorine is 35.5. How many carbon chlorines are there, 4. So into 4 that is 0.455. ओके, सो दोनों के हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालेंगे, विच इज NB अपॉन NB प्लस NC इज इक्वल्स टू 0.385 अपॉन दोनों का सम इज इक्वल्स टू जो हमारा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 0.458। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालने हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा ये फॉर्मूला पुट करें। हमने पढ़ा था कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं कंपोनेंट का, वो सम इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम इन दोनों का CCl4 के मोल फ्रैक्शन का और मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 के मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करेंगे वो इक्वल्स टू 1 आएगा। तो हमारे पास बेंजीन का पता है, तो हमने क्या लिख दिया, CCl4 मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 दैट इज 0.542। सो इससे हमारा मोल फ्रैक्शन इजीली निकल जाएगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ओके, थैंक यू।